हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी टीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास होने जा रही है स्टार्ट। पिछली भी कुछ वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और साइंस की मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और आपको वेरी शॉर्ट भी मैं कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। आज हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है, जो कि आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। जल्दी से जुड़ जाइए सभी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जल्दी से आ जाइए सभी। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबक के गुणों को बताइए। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है। देखो, मैग्नेट में बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एक तो होता है अट्रैक्शन या आकर्षण, दूसरा होता है आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और थर्ड होती है आपके अट्रैक्शन रिपल्शन इन पोल्स, ठीक है। तो पहली अगर हम बात करें अट्रैक्शन की, तो चुंबक में धातु को आकर्षित करने की क्षमता तो होती ही है, ठीक है। लोहे और इस्पात आदि धातुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है मैग्नेट। अगर किसी चुंबक को लोहे की छीलन के महीन बुरादे के पास ले जाया जाए तो बुरादा जो है वो चुंबक से चिपक जाता है और चिपके हुए बुरादे की जो मात्रा है चुंबक के दोनों सिरों पर सबसे अधिक और बीच में सबसे कम। अब देखो ऐसा क्यों है कि दोनों सिरों पर सबसे ज़्यादा होती है। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वो किनारों पर ही ज़्यादा चिपकेगा कंपैरिजन टू मिडिल पोर्शन, ठीक है भाई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय जो आकर्षण शक्ति है उसके किनारों पर सबसे अधिक होती है और बीच में सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरी है आपकी दिशात्मक गुण या फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अगर किसी चुंबक को धागे से हम बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हमेशा जो चुंबक होगी वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाती है। फिर इसमें बोल रहा है कि जो सिरा उत्तर की ओर जाके रुकेगा वो उसका क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल, और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण पोल या साउथ पोल, ठीक है। और चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा उसको हम एन से डिनोट करेंगे और जो साउथ पोल होगा उसको एस से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड है आपकी ध्रुवों में आकर्षण प्रतिकर्षण। यदि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाया जाए तो दोनों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अब देखो ऐसा क्यों है, एक चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव है और दूसरी का भी क्या है, उत्तरी ध्रुव है। मतलब नॉर्थ पोल को अगर पास लाएंगे, लाइक पोल्स है, सेम पोल्स हैं, अगर सेम पोल्स को पास लाया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है भाई। आगे बोल रहा है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगर सपोज दैट पोल्स है हमारे पास, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ क्या करेगा, अट्रैक्शन, और अगर नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है तो हमेशा क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें बोल रहा है कि समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो समय के मापन से आशय क्या है, काल अंतराल की माप से। साधारण बोलचाल की भाषा में समय का मापन के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और उस समय भी हमारा आशय काल मापन से ही होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, समय का मापन। जैसे कि सपोज दैट जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं अपने, जैसे कि ट्रेन या बस में सफ़र करते टाइम या घर से स्कूल जाते समय टेलीविज़न या फिर रेडियो पर समाचार सुनने या कोई प्रोग्राम देखने के लिए काल अंतराल मापन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, परागण प्रक्रिया को समझाइए। अब देखिए परागण प्रक्रिया क्या है। पराग कोश में परागकण बनने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक तक पहुँचे। जो नर केंद्रक है, जो मेल है, वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए, मादा युग्मक अंड तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। और पुष्प के पराग कोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। अब देखो ये कह रहा है या तो उसी पुष्प पे या फिर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण। कैसे,
आगे बोल रहा है कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। सपोज दैट ये एक सेम प्लांट है और इसमें ये दो पुष्प हैं आपके, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि जब किसी दूसरे पुष्प से उसी जाति के परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। अभी देखो, जैसे कि ये दूसरा प्लांट का फ्लावर है, ये दूसरा है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है फिर इसी प्रकार सभी एक लिंगी पुष्पों में परपरागण होता है, द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है, किसी भी प्रकार का परागण हो सकता है। द्विलिंगी कौन से होते हैं, द्विलिंगी होते हैं आपके बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल, ठीक है, एक पुष्प में मेल और फीमेल दोनों के जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है भाई। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी को PDF चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको PDF की नीड पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर कट करके बता रही हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है ना। इनको अच्छे से कर लीजिए आप, 90+ स्कोर आपका यहीं से हो जाएगा गारंटेड, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं राजन की सीरीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जरायुज और अंडायुज में अंतर। अब देखो जरायुज क्या होता है, जरायुज होता है विविपैरिटी, और अंडायुज होता है ओविपैरिटी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आपको। जरायुज का मतलब होता है जो अपने समान जंतुओं को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं जरायुज, और अंडायुज होते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं और उन्हीं अंडों से क्या बनता है, शिशु बनता है, तो उसको हम बोलते हैं अंडायुज, ठीक है। इसमें यही सब लिखा हुआ है, इसे भी रीड कर लेते हैं कि जरायुज प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें बच्चे के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है और जीवित शिशुओं को जन्म दिया जाता है। अंडजता के विपरीत जरायुजता में भ्रूण का पोषण माँ के शरीर में उपस्थित अपरा के माध्यम से होता है। अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा, जिसके थ्रू जो है भ्रूण या जो शिशु है वो जुड़ा होता है माँ के गर्भ से, ठीक है। जरायुजता स्तनधारियों में सबसे आम प्रजनन विधि है, यह सब कुछ सरीसृप और उभयचर संधिपाद या मछलियों की कुछ प्रजातियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडायुजता। अंडायुजता क्या है, जीवों के प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है, ठीक है। इसमें कहाँ पे होता है भ्रूण का विकास, अंडे के अंदर, और इसमें कहाँ पे होता है, माँ के शरीर के अंदर, ठीक है भाई। इसमें अंडा परिपक्व या मैच्योर होने के बाद फूटने तक माँ के शरीर के अंदर ही रहता है, और अंडायुजता जीवों में जरायुज जीवों की भांति आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, और जीवित शिशुओं को जन्म होता है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि जरायुज प्राणियों की तरह भ्रूण जो है माता के अपरा के माध्यम से जुड़ा नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें भ्रूण नहीं जुड़ा होगा प्लेसेंटा से, और उसमें जरायुजता में जुड़ा होगा, ठीक है भाई। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मुर्गी, कबूतर, ठीक है, ये इसके एग्जांपल, हाँ कबूतर की जो प्रजाति है वो इसका एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कीटों के उड़ने के लिए अनुकूलन की विशेषताएं बताइए। अब देखो सबसे पहली बात आती है अनुकूलन वर्ड होता क्या है ना। अनुकूलन या अडेप्टेशन क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को उस वातावरण में ढालना या एडजस्ट कर लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि जीव यकायक निर्णय नहीं ले पाता वो अपने शरीर और जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सके। बिल्कुल सही बात है, मतलब कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि हर तरह के टेम्परेचर में या हर एनवायरनमेंट में रह सके, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेता है तो वो कहलाता है अनुकूलन। आगे बोल रहा है किसी स्पीशीज़ की बहुत बड़ी जनसंख्या में शायद कोई ऐसा जीव होता है जो दूसरों से भिन्न होता है। यह जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरणीय परिस्थितियों को अच्छी तरह सहन करने में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एग्जाम्पल से समझो आप, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ आएगा। सपोज दैट कोई कीटनाशक है जैसे कि DDT, ठीक है, इंसेक्टिसाइड हमने कोई लिया तो उससे बहुत सारे कीट मर गए,
अगर हमने उस DDT को डाला तो बहुत सारे कीट मर गए, और फिर क्या हुआ, कीटों की बहुत बड़ी जनसंख्या में कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जिन पर DDT का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, और ये कीट क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इनमें प्रजनन भी होता है। इस प्रकार प्रतिरोधक कीटों के प्रजनन करने से उस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रतिरोधक कीटों की जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है भाई। और इस नई संतति पर अब देखो, कुछ बच्चे जो हैं जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, संतति वर्ड क्या होता है, ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन कहलाती है ये। तो ये कह रहा है कि इस संतति पर, मतलब जो नए हमारे कीट बने हैं उस पर अगर DDT जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसे हम वातावरण में अनुकूलित होना कहते हैं। ठीक है, बहुत से कीट जो हैं वो जन्म से ही ताप से अनुकूलन रखते हैं, परंतु पशु और मनुष्य इस प्रकार का अनुकूलन नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, आई होप कि आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, DLED में स्पेशली आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, इंग्लिश अलाउ नहीं करती है यहाँ पर, हिंदी में आपको टोटली लिखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, इतना इनफ होता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर थ्योरी लिखते हो आपको मिलने 2 ही नंबर हैं। ठीक है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मीनिंगफुल लिखिए, सिलेक्टिव लिखिए, लेकिन अगर आप 6 से 7 लाइन पढ़ करके जाएंगे तब जाके आप 4-5 लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए 4-5 लाइन इनफ होती है। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, इस सीरीज़ में आप बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है भाई, मैं ये सीरीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की मेरी पूरी कोशिश है, ताकि आप मल्टीपल रिवीजन लगा सकें और आपका 90+ से भी ऊपर स्कोर हो सके। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने असाइनमेंट, अपनी फाइलें वगैरह टाइम से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके इंटरनल के 50% मार्क्स कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं, तो उसको आपको टाइमली करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको जो 50-50 मार्क्स के आपके पेपर हैं, जैसे कि सामाजिक अध्ययन है, और एक आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, और एक है बाल विकास, इन तीनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हाँ ध्यान तो सभी पर देना है, लेकिन इन तीनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और एक आपका संस्कृत और मैथ्स। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।